सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। घरों का कचरा नगर परिषद की टैक्सी में डालें व शहर को स्वस्थ बनाए रखें। यही मैं आशा करता हूं कि हमारा नागौर शहर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हिमताराम बांबू को उत्तर प्रदेश सरकार ने आमंत्रित किया था। वहां पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में प्रेस वार्ता में बताई। अभी 28 और 29 तारीख को एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो विश्व स्तरीय एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस आयोजन में राजस्थान से अकेला इंडिविजुअल मेरे को वहाँ बुलावा आया था और निमंत्रण दिया था, तो उस पर मैं उस सम्मेलन में पहुंचा। तो उस सम्मेलन में पूरे भारत के लोग थे, जर्मनी के लोग थे, रूस के लोग थे, अमेरिका लोग थे और भी काफी देशों से लोग थे। 214 लोग, जो बड़े बड़े लोग, जो IAS और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो लोग थे वो उसमें शरीक हुए। और 2 दिन सुबह 9-10 बजे से, ये सबसे पहला जो सम्मेलन का दिन था 28 तारीख को, तो उस दिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी जी ने उद्घाटन किया और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और वो उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री और जो वो एक केंद्रीय जो इस्पात मंत्री और बाकी मतलब कई जनप्रतिनिधि भी थे वहाँ। और इतना बड़ा सम्मेलन था जिसमें उन्होंने उद्घाटन किया और सम्मेलन में उन्होंने जो एक विस्तार से जो जानकारी दी, उत्तर प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो काम हुआ है, पिछले साल उन्होंने 1 करोड़ पौधे लगाए हैं और उनकी देखभाल की जा रही है योगी सरकार में। और ये जो जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन था, ये जर्मनी के जर्मनी की जो संयुक्त तत्वाधान में था, जर्मनी और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में था। अब जो 2 दिन तक सम्मेलन चला, मेरा जो स्पीच था, पहले दिन जब स्पीच शुरू हुआ तो मेरा 4 बजे मेरा नंबर आया। जब पहले लोग बोल सके थे, मोदी जी बोले, वो योगी जी बोले और मैं भी मंच पर था, मेरे को मंच पर जगह दी अतिथि के रूप में और वहाँ मेरा सम्मान किया गया। और फिर जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जो विचार विमर्श हुआ, ये 214 लोग थे बाहर के, तो उसमें जो उनके विचार विमर्श हुआ, जलवायु परिवर्तन आज बड़ी भारी समस्या हो रही है। अभी इस बात का लोगों को पता नहीं है। अब क्योंकि जलवायु परिवर्तन से बिना मौसम का जो बरसात होनी, तूफान आना और वो आपके जो इस ग्लोबल वार्मिंग से जो भूकंप आना और ये जो तूफान है और कई तरह की मतलब किसानों पर भी चिंता मंडरा रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो उसमें क्या है कि जो फसल पर सही वो फूल नहीं आना और सही जो अन्न जो जितना पैदा होना है वो भी नहीं हो रहा है। तो कई तरह की समस्या जो किसानों पर भी आ रही है और मानव जीवन पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है इस जलवायु परिवर्तन। अभी लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर राजस्थान में तो ऐसा कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं। वो भारत में एक ऐसा सम्मेलन, पहला सम्मेलन हुआ ताकि वहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बहुत आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस मामले से चिंतित है कि ये जलवायु परिवर्तन क्या है। अभी लोगों को पता ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन से मानव मात्र के ऊपर असर पड़ रहा है। आज भारत में सब कम से कम 13-14 लाख बच्चे इस जलवायु परिवर्तन से जो गर्भ शिशु है वो प्रभावित हो रहे हैं, उनके शरीर पर असर पड़ रहा है और मानव मात्र के ऊपर असर पड़ रहा है। अभी आप देख लो कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं, कितने डेंगू हो रहे हैं, कितने मलेरिया हो रहे हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन से ही ऐसी, नहीं तो इतने दिनों में सर्दी आ जाती, ये मच्छर वगैरह ये नहीं होते। तो जलवायु परिवर्तन से आज धरती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
इसका जो मंथन हुआ, सब लोगों वैज्ञानिकों ने ये बहुत बड़ी एक चिंता की और उन्होंने ये आने वाले समय में उन लोगों ने कहा कि हम अगर नहीं देते तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए अभी जो समय है 10-15 साल तक जितना तक लोग कवर कर लेते, तो इसी के लिए तो अभी मोदी जी का जो शिखर सम्मेलन जलवायु के प्रति अभी हुआ था अभी 2 दिन पहले, तो जलवायु के लिए जो बातें हुई वहाँ, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक है, मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इसका। इसके बारे में कई तरह की बातें हुई है लोगों की। और मैंने भी जो मेरा स्पीच हुआ, अब आपको आपको बता दूं कि पूरे वैज्ञानिक और पूरे कम से कम 2-2.5 हजार लोग थे। 2 दिन में 2.5 हजार लोग वहाँ इकट्ठे हुए, कम से कम 5,000 लोग। वही एक करीब जो आदमी इस पर काम करते हैं, जो आदमी उस पर मंथन करते हैं, जो आदमी उस पर चिंता करते हैं, उन लोगों को बुलाया गया। अब आप देख लो, राजस्थान से इंडिविजुअल मेरे अकेले आदमी को आज 1,52,000 रुपये तो हम दोनों के खर्च हुए हैं यूपी सरकार के। यूपी सरकार ने हमें बुलाया, मेरे को बुलाया, मैंने कहा मैं अकेला आदमी तो आ नहीं सकता था, हम दोनों लोग गए। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था की। उन लोगों की सोच है वो हमारे यहाँ सोच में और वहाँ में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ क्या है, लोग जो काम कहते हैं ना वो करते हैं। यहाँ क्या है कि हवा में बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए क्या है कि वहाँ जो वैसे क्या है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी एक वो ऐसे उन्होंने एक साखी कही थी कि पहले क्रिया आप कमाए फिर दूसरों को फरमाए। भाई पहले तो खुद आप काम करो, आपने कितना काम किया है, फिर दूसरे लोगों को बताओ, उसका असर पड़ता है। अब लोग पर्यावरण की बातें करने वाले तो लाखों लोग हैं, बट उन्होंने काम कुछ नहीं किया, उस पर खाली किया किताबी ज्ञान से इसका असर नहीं होता है। हमने जीवन में आज 45 साल पहले मैं जब शुरू हुआ इस काम के लिए, तो जब मेरा नंबर आया, आपको पहले तो ये बात बता दूं कि मैंने वहाँ क्या साझा किया। तो मैंने इसलिए तो आप लोगों को सबको याद किया है कि भैया आप लोग हमारी इतने दिन तक आप हर चीज़ जैसे कि आप उजागर करते रहे, तो इसलिए तो आपको याद किया कि मेरा जो 22 मिनट का जो था समय, सबसे पहले मैंने राजस्थान की धरती का नाम लिया और सबसे पहले लिया कि यहाँ एक गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने यहाँ अवतार लिया था और उन्होंने 570 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं खावे। मतलब इसका अर्थ था कि जीवों की रक्षा करो और ये पेड़ों की रक्षा करो। अगर पेड़ के प्रति अगर पेड़ कोई काटता है और उसके प्रति अगर शीश कट जाता है तो भी कटने दो, बट उस पेड़ों को बचाओ। ये बात 570 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने अनुयायियों को अपने जो 29 नियमों की जो आचार संहिता है उसमें ये संदेश उन्होंने आचार संहिता बनाई थी, उसमें ये भी आचार संहिता में है कि जीवों की रक्षा करो और ये पेड़ों को बचाइए। तभी तो फिर बाद में मैंने तेजा जी की भी जयकारा लगाया और वहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान का भी जयकारा लगाया और मैंने कहा मैं उस धरती से हूँ जहाँ वीर तेजा जी थे, जो वो अपने कोई गायें ले गए थे मीणे, वो गायों को लाने के लिए जा रहे थे तो एक सांप था, सर्प, काला नाग। और वो नाग क्या है कि एक जल रहा था, बाढ़ जल रही थी, बाढ़ में आग लगी हुई थी, जल रही थी। जब उन्होंने देखा यार ये जीव बेचारा ये सर्प जल जाएगा तो इनको बाहर निकालो, उन्होंने भाले की इन्हीं से उस सर्प को बाहर निकाला। तो फिर क्या है कि उस सर्प ने कहा मैं तुमको खाऊंगा, मैं तो मेरी मुक्ति हो रही थी, आपने कैसे निकाला? तो क्या मैं आप हाजिर हूँ आपके लिए। तो तेजा जी महाराज भी जीवों की रक्षा करने के लिए, जो सर्प को बचाने के लिए और फिर सर्प से वादा किया, तो सर्प को वादे के मुताबिक उसके सामने जाकर के हाजिर होना और उसका शरीर पूरा लोही लोहान हो गया था उस लड़ाई झगड़े में। तो भी उन्होंने लोही लोहान हो गया था, तो भी उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा शरीर अब काम का नहीं है, आप तो चले जाओ। वो सर्प ने कहा मैं माफ करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो वादा है, ये वादा पूरा होना ही चाहिए। वो अड़ गए थे उस बात पर। जब उन्होंने कहा आपकी शरीर कोई कमारा ही नहीं है, तो उन्होंने जीभ निकाली, ये तो कमारी है। फिर सर्प का अब मैं तो नीचे मैं ऊपर आ नहीं सकता कि इस भाले की एड़ी टेकता हूँ, इसके ऊपर आंटा लगा करके तो आकर के फिर सर्प को जीभ का डस हुई। ऐसा कौन आदमी है जो जीभ डसवाता है? तो इसलिए ये बातें मैंने वहाँ बताई
कि हमारे जो ऐसे वीर पुरुष जो संत महापुरुष और वीर हुए जिन्होंने जीव की रक्षा के लिए, और यह नागौर जिले में 7 लोगों ने वन्य जीवों के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके एक शहीद हो गए थे। ये भी बात वहां बताई। वो हमारी वो धरती है जो वन्य जीवों को बचाने के लिए भी शहीद हो जाती है, और पेड़ों के लिए भी। एक जोधपुर के पास हमारे राजस्थान में खेजरली गांव है जिसमें 363 लोगों ने अपनी पेड़ों के लिए, पेड़ों के चिपक गए और उनके शीश कटते गए, तो उन्होंने कहा सिर साटे रूंग रे तो भी सस्तो जान, दाम लिया दाग लागे टुकड़ो देवा टाण, के सिर साटे रूंग रे तो भी सस्तो जान। उन्होंने कहा शीश कट जाए परंतु ये पेड़ नहीं कटने देंगे। ये बातें 1707 आज से 350 वर्ष पहले जो लोगों ने शहीद हुए थे, ये है हमारे राजस्थान की धरती। वो बातें पहले तो मैंने उनको बताई, और फिर मैंने कहा कि जो हमारे, मैं आज 70 साल का हो गया और मेरे जो मैं 5वीं पास हूँ। आप तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बहुत बड़े इंग्लिश में सब बातें कर रहे हो, पर मैं तो इंग्लिश में जानता हूँ नहीं हूँ ज़्यादा। परंतु एक चीज़ है कि आज से 50-60 साल पहले मेरे पिताजी के घर 40 गायें होती थी, और उस गायों को मैं चराता था, उस गायों को भोजन कराता था, और उस गायों के जो दूध घी दही सब होता था, और उन गायों का जो घी दूध की हमारे भारत में नदियां बहती थी। ये था हमारा। आज कहाँ है हमारे देश में? तो जो हर आदमी जो बच्चा जन्मता है उसको खाने पीने के लिए तो है ही नहीं, वो तो केवल उनको तो चाय पी लाई जाती है। तो इसलिए क्या है, हमारे देश के बच्चे और नौजवान कमजोर हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि जो नरेगा स्कीम चल रही है, तो जो योगी जी को सुन रहे थे, हमने कहा ये नरेगा स्कीम चल रही है, इसमें करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, पानी की तरह बह रहे हैं। ये पैसे गाय की तरह गाय के ऊपर लगाया जाए, और हर घर में गाय होती है उसकी वो उनका वो एक बनना चाहिए, वो एक राशन कार्ड, और जो गाय का जो उनको चारा वगैरह उनको खर्चा है तो उनको अनुदान इस नरेगा के बजाय उनको दिया जाए, ताकि हर घर में गाय होगी, घर घर में घी होगा, दूध होगा, दही होगा, और गोबर होगा, गोमूत्र होगा। गोबर से दवाइयाँ बनती है, गोमूत्र से दवाइयाँ बनती है, कैंसर जैसी बीमारियां गोमूत्र से खत्म होती है। तो सबसे पहले तो घर में गाय होनी चाहिए। गाय ये प्राणवायु ऑक्सीजन देती है, गाय भी देती है। तो इसलिए क्या है कि गाय जो होती है ना, उसकी गैस से कई तरह के वायरस खत्म होते हैं, उसकी जो नाक से वो गैस निकलती है। इसलिए ये बातें मैंने बताई। फिर मैंने ये भी कहा कि जो भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप ये आंकलन तो करिए, विकास ही विकास की बातें हो रही है, विकास तो अथाह ही कर दिया, पर विकास के साथ साथ हमारे जो भारत में विनाश कितना हुआ है इसका कोई आंकलन है। विकास तो हो गया 1000 गुना, और उसके बदले विनाश हो गया 5000 गुना। अब आज इस विनाश के कारण ही तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, और ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, बड़ा बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो इसलिए ये स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है। तो इसलिए क्या है कि ये इसी का ही जो कारण है, विकास ही विकास। बड़े बड़े जंगल थे कट गए, बड़े बड़े जंगलों में आग लग गई, बड़े बड़े पहाड़ थे उनको खोखले कर दिए, और पूरे पहाड़ों को काट करके बड़े बड़े कंकड़ के पेड़ खड़े कर दिए। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हमें इस प्रकृति का जो प्रकोप है, जो इस धरती को हमें बचाना है। अगर धरती को हम नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा। ये बात कही। दूसरी बात ये थी कि मैं आपसे ये है, सभी हमारे जो मीडिया बंधु बैठे हैं, आप ये तो देखो कि एक पेड़ है, वो अपने थोड़ा बड़ा करने के बाद में वो ऑक्सीजन देता है, और एक बच्चा जन्मता है, और जन्मते ही उसकी ऑक्सीजन लेनी शुरू कर देता है। वो पेड़ में ही ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले बच्चे जो आदमी मानव की जो उत्पत्ति होती है उससे ही वो ऑक्सीजन शुरू हो जाती है। उस दिन तो ऑक्सीजन शुरू हो जाती है। मैंने वहाँ स्कूली बच्चे भी बैठे थे, उनको मैंने कहा भैया आप घर से निकलते ही आप पेड़ को देखते हो,
किसी पेड़ से आपने कभी नमस्कार किया कि ये वृक्षदेव आप भगवान के बराबर हो, हमें ऑक्सीजन दे रहे हो और मैं इस पर निर्भर हूं, मेरा जीवन इस पर निर्भर है, तो कभी नमस्कार किया पेड़ को? क्या नहीं किया? तो भैया ये ऑक्सीजन तो यहाँ पेड़ों से आती है यार, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। अब ऑक्सीजन बना रहे सब कुछ, कितने ही प्लांट लगा दो, पेड़ नहीं होंगे। एक मेन मुख्य मुद्दा ही यही है कि ये जंगल है, तो इस जंगल से जो ये पेड़ है, पेड़ एक जीवन में कितनी ऑक्सीजन देता है। आप अगर आपको बता दूं कि यदि एक आदमी अपने जीवन में 450 लीटर ऑक्सीजन लेता है जीवन में, यानी उसका बिल कितना आता है? 5.5 करोड़। अगर उसे ऑक्सीजन का अगर बिल आना शुरू हो जाए आपके घर पर तो 5.5 करोड़ का बिल आएगा। क्या आप चुका पाओगे? ये ऐसे फोकट में मिल रही है। हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन बगैर आदमी जी कैसे सकता है? बिल्कुल ही, वो तो जन्म से ही शुरू हो जाती है। इसलिए ये बात भी मैंने वहां रखी। तो स्थिति ये है कि सरकार को ये सोचना होगा कि भी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाए और कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसका लेवल बराबर सरकार को करना पड़ेगा। अब क्या है कि आदमी तो अब हर आदमी जिसके कोई घर में 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, बिना जरूरत की तो आप चीज भी क्यों खरीद रहे हो? अब जैसे आदमी के सिर्फ क्या है कि जैसे ज्यादा चीज खरीदोगे तो ज्यादा वो फैक्ट्रिया में ज्यादा बनेगी तो ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए क्या है, जैसे कागज है, कागज ज्यादा कागज बना दिया, ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे, फिर कागज का टुकड़ा भी है, वो भी पर्यावरण की अगर अपन बचाते हैं। मेरे पास कई टुकड़े आ जाते हैं तो उस पर लिखता हूं, मैं कोई नंबर लिखता हूं, उसको काम में लेकर के छोड़ता हूं कि भाई फालतू का टुकड़ा है, ये भी एक पर्यावरण की रक्षा है। तो इसको जो ये भी काफी बड़ा कई एकड़ में जंगल काटा जाता है जब ये कागज बनता है। तो इसलिए क्या है, छोटे छोटे अब जैसे जो कोई लोग ऐसी चला रहे हैं, कोई फ्रिज चला रहे हैं, कोई कुछ चला रहे हैं, इसमें भी क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी जो ये ओजोन परत में छेद हो रही है और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मिले हैं, उसमें भी ये जो छोड़ी जा रही है। विकास ही विकास हो रहा है। तो इसलिए विकास के अनुपात में सरकार को ये सोचना पड़ेगा, सरकार को कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे अब क्या है कि कोयला निकाला जा रहा है तो पूरी धरती को खोखली कर दी। तो इसलिए क्या है कि ये सौर ऊर्जा है और है, सूर्य की ऊर्जा से होती है, कोई बिजली पैदा होती है। तो इसमें कितना जो हो रहा है नुकसान। अब क्या है कि जितनी भी, तो हर आदमी इसे जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास करेगा, आम आदमी, तभी ये रुकेगा, नहीं तो रुकना बहुत कठिन है। इसमें क्या है, अब आने वाले समय में हम यहाँ एक सम्मेलन करवाएंगे, पहले जिला स्तरीय यहाँ करवाएंगे, फिर एक जयपुर में करवाएंगे। तो हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये लोगों को जागरूकता किया जाए, लोगों को साथ लिया जाए, लोगों को सबको जोड़ा जाए, ताकि आम आदमी जुड़ करके इसको जलवायु परिवर्तन को, इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। और भी कई तरह की मतलब इसमें समस्या है, जैसे पॉलीथीन है, लोग अभी पॉलीथीन का कानून तो बना दिया और पॉलीथीन धड़ाधड़ बिक रही है। यानी इस पॉलीथीन लोग नालियों में डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं और उसमें पानी रुक रहा है और मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है और डेंगू से बीमारियां हो रही है। तो एक दिन हर आदमी को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है। या राजस्थान में तो ठीक है, बाकी दूसरे देश तो हल गए, बड़ी समस्या पैदा हो गई। यार ये बीमारियों का कारण ही यही है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, भगवान की बनाई हुई है। भगवान ने देखो सबसे पहले क्या किया, भगवान ने सबसे पहले धरती पर जो धरती बनाई, धरती पर पहाड़ बनाए, झरने बनाए, नदी नाला और पहाड़, हरियाली, पेड़ पौधे, जीव जानवर, जंगल सब पैदा कर दिए। केवल एक मानव को बाद में उतारा कि भैया तुम बैलेंस पूरा रखना, संतुलन कभी मत बिगाड़ना, सभी का बांट बूंट के खाना। अब क्या हुआ कि मानव यहाँ उतरा। मानव का जो दिमाग है बहुत तेज है, ये जानवर, जीव जानवर है, पक्षी है, पशु है और है, सबका संतुलन है, ये सब हर संतुलन बनाए रखते हैं। पूरी एक ही कड़ी अगर टूट गई तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा मामला। तो इसलिए कड़ियां टूट रही है।
जानवरों का अस्तित्व खतरे में है, बड़े बड़े जंगली जीव है जो खत्म हो रहे हैं। हमारे देश में 500,000 से ज्यादा जो चीता, शेर, एड़े जो जीव थे, आज मुश्किल के 200-400 बचे, वो भी खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि ये जो सब कड़ी है एक दूसरे का पूरक है। तो इसलिए ये जो वन्य जीवों को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए, जीवों को बचाया जाए। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो जैसे 7 जय है, तो सबसे पहले जय है जल। जल है तो जल बगैर आप देखो, एक चीज है कि आदमी खाने बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी बगैर कुछ एक दिन जी सकता है, पर ये प्राणवायु ऑक्सीजन है, इसके बिना तो आदमी 5 मिनट ही बच नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले जो 7 जय मैंने तैयार की है, सबसे पहले जल है, जल को बचाना है, एक एक बूंद बचाना है। अगर जल को नहीं बचाया तो आने वाले समय में बूंद बूंद के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमारे कंठ सूख जाएंगे, हमारे बड़ी एक पानी की जो ये राशन की दुकान की तरह बोतलें मिलेगी, उसको खरीदना पड़ेगा और वो कंठ आला करके टाइम निकालनी पड़ेगी। ये स्थिति हो सकती है अगर हम नहीं चेते तो। जल है तो जंगल है, जल है तो जंगल है, जल होगा तो जंगल होगा, जंगल है तो जल है, ये दोनों एक दूसरे के पूरे है। जल है तो जंगल है, जल होगा तो जंगल बचेगा, जंगल होगा तो जल आएगा। तो बड़ी बड़ी मशीनें तो लोगों ने, बहुत बड़ी बड़ी वैज्ञानिकों ने बना दी जमीन से पानी खींचने के लिए, पर एक चीज है, आसमान से पानी खींचने के लिए मशीनें कहाँ हैं? तो ये तो मशीनें वही है जो पेड़ है, यही पानी खींचेंगे, यही बरसात करेंगे। तो जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, और जीव है तो जमीन है, जमीन बचेगी तो इस पर रहेंगे तीनों। जमीन है और जमीन है तो फिर जैविक होनी चाहिए, जैविक होनी चाहिए तो फिर जलवायु बचेगा। तो ये जो 6 जय है, इससे जलवायु बचेगा। अब 7वां जय किस पर है? 6 जय तो जलवायु को बचाने के लिए है। अब 7वां जय है जनसंख्या। अब जनसंख्या क्या है कि आज 1975 में जब मैं यहाँ नागौर में आया तो मुश्किल से क्या है कि 30-40 हज़ार लोग थे। आज बढ़ते 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 नागौर जिले की जनसंख्या कितनी हुई है? आज कम से कम 13-14-15 लाख लगभग पहुंच गई है बिल्कुल। और पूरे देश में आज 100 लगभग 30 करोड़ मान रहे हैं, पर 140 करोड़ लगभग पहुंच रही है पूरा, अगर कैलकुलेशन काटा जाए तो। अब इस जनसंख्या को सब चीजें चाहिए, इनको तो सब चीजें चाहिए, इनको सब चीजों की जरूरत है। सब चीज, हर आदमी जन्मता है उसको सब चीज की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने एक दोहा बनाया, जनसंख्या ने रोको भाई लाख रोगरी एक दवा, जनसंख्या ने रोको भाई लाख रोगरी एक दवा, और सब चीजें ही कब पड़ जाती, पानी धरती और हवा, ये सब चीजें एक दिन कम पड़ जाएगी और ये संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या को भी रोकना और इसका नियंत्रण करना, ये भी एक सरकार का काम है यार, ये मुख्य काम है। तभी तो ये मामला संतुलन बनेगा, नहीं तो क्या है कि ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान। तो ये जो 7 जय है हमने जो तैयार किए हैं, जल से लेकर के जनसंख्या तक 7 जय हमने तैयार किए हैं। तो ये इस पर मैंने बोला पूरा 22 मिनट तक वो न तालियों की गड़गड़ाहट उठती रही, और यूपी सरकार में ये ऐसा जज्म जमा दी कि राजस्थान भी कोई एक ऐसा स्टेट है जो यूपी से भी ऊपर है। आज जलवायु भी राजस्थान में अच्छा है यूपी से। हमने योगी जी को बता दिया कि हमारा जो राजस्थान का जलवायु है अभी अच्छा है बिल्कुल, पर अब सावधान हमें भी होना पड़ेगा। तो हम भी यहाँ सम्मेलन करवाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। काफी लोग जागरूकता तो आई है, लोगों को ऑक्सीजन का पता कब लगा? ऑक्सीजन का पता जब लगा कि ये जो ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी और दम घुटने लगा, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां लगने लगी जगह जगह। पर एक चीज है, तो भी ऑक्सीजन तो पेड़ों से ही मिलेगी। तो इसलिए ये पेड़ नहीं होंगे तो फैक्ट्रियों में धीरे धीरे कमी आ जाएगी, इसमें भी ऑक्सीजन पैदा होनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये मानव मात्र का काम है।